आज हम देखेंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस। पहले तो हम समझें कि इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस है क्या, है ना। उसके बाद हम फिर इसमें आगे इसके क्वेश्चंस कैसे आएंगे और उनको कैसे सॉल्व करना है वो समझेंगे। अब देखिए, इसमें सबसे पहले तो इनवर्स क्या होता है। अब देखिए, जैसे मान लीजिए मैंने बोला 2 में मैंने 5 इंटू किया, मुझे 10 मिला, है ना। अब मैं उल्टा क्वेश्चन पूछता हूं, मैं पूछता हूं कि 10 और 5 में मैं ऐसा क्या करूं कि मुझे 2 मिल जाए। तो ऑब्वियस सी बात है, डिवाइड। तो हम एक तरीके से बोल सकते हैं कि मल्टीप्लिकेशन का इनवर्स क्या हो गया, डिवीजन। मल्टीप्लाई करने से जो हमें रिजल्ट मिल रहा है, उस रिजल्ट में मैं इस नंबर के साथ ऐसा क्या प्रोसेस करूं कि मुझे वापस ये मिल जाए। तो ये जो उल्टा प्रोसेस है उसको हम इनवर्स एक तरह से बोल सकते हैं, है ना। ये जस्ट एक समझने के लिए है ना, ये प्रॉपर डेफिनेशन हम नहीं बोलेंगे इनवर्स की, लेकिन हाँ, ये हमारे समझने के लिए हमने उल्टा प्रोसेस किया तो हमें इनवर्स मिल गया, है ना। अब जैसे मैं बोलता हूं, मान लीजिए साइन 60 कितना होता है, √3/2, है ना। अब मैं आपको बोलता हूं कि √3/2 जो है ये साइन में कब आता है ना। साइन का एंगल कितना होना चाहिए, यहां पे मैंने बोला था कि 60 डिग्री एंगल का साइन कितना होगा, तो हमारा आंसर था √3/2। अब मैं उल्टा क्वेश्चन पूछ रहा हूं कि साइन √3, अगर साइन जो है मुझे √3/2 मिले तो एंगल कितना होना चाहिए। तो हम बोलेंगे एंगल होना चाहिए 60 डिग्री, है ना, क्योंकि साइन 60 डिग्री √3/2 होता है। तो ये जो मैंने क्वेश्चन पूछा कि डिग्री कितना साइन जो है उसकी वैल्यू √3/2 हो, उसके लिए एंगल कितना होना चाहिए, तो इस क्वेश्चन को मैं कैसे लिखूंगा, साइन इनवर्स √3/2 लिखूंगा, है ना। इसको हम रीड करेंगे, साइन इनवर्स √3/2 इज इक्वल टू 60 और π/3, है ना। 60 को हम π/3 भी लिखते हैं। तो ये तो हमने इनवर्स का डेफिनेशन समझा कि अगर 60 डिग्री एक एंगल है और उसका मैंने साइन निकाला, मुझे √3/2 मिला, तो √3/2 का साइन जो है कितने एंगल पे होगा, तो वो हमने बोला एंगल होगा 60 डिग्री यानी π/3। अच्छा, दूसरी चीज, ये जो साइन इनवर्स है इसको कुछ बुक्स में साइन इनवर्स के बजाय आर्क साइन √3/2 ऐसे भी लिखते हैं, आर्क साइन। जब भी ये आर्क वर्ड लग गया, आर्क साइन या आर्क कॉस, है ना, आर्क टैन, है ना, इसका मतलब है इनवर्स। मैं कॉस इनवर्स लिखूं या आर्क कॉस लिखूं, बात एक ही है। अच्छा, ये बात तो हमने समझी। अब फंक्शंस, मैं थोड़ा सा फंक्शंस के बारे में भी बताऊंगा। अच्छा, उसके पहले एक इनवर्स के बारे में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता दूं। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में अगर मैंने बोला है साइन इनवर्स एक्स, है ना, साइन इनवर्स एक्स अगर बोला है, तो हमें एक बात बहुत याद रखनी है कि ये जो साइन इनवर्स एक्स है ये 1/sin x नहीं होता है, ये दोनों बराबर नहीं है, है ना। अगर 1/sin x मैं लिखना भी चाहता हूं तो मैं उसको sin x होल रेज टू द पावर -1 लिखूंगा, मैं साइन इनवर्स x नहीं लिख सकता। अगर साइन और x के बीच में -1 आ गया, इसका मतलब है साइन इनवर्स। हालांकि नॉर्मल जो हमने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी थी उसमें हमें मालूम है कि साइन x अगर हम होल स्क्वायर लिखते हैं या फिर साइन स्क्वायर x लिखते हैं, बात बराबर है ना। ट्रिग्नोमेट्री में ये बात बराबर है, लेकिन इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री में दूसरी चीज, हम साइन x होल पावर -1, ये रेयरली कोई क्वेश्चन में ऐसा मिलेगा, मोस्टली आपको ऐसे मिलता है, मतलब वो इनवर्स फंक्शन है। 1/sin x डायरेक्टली 1/sin x ही लिखा जाता है, पावर -1 जो है किसी क्वेश्चन में दे दें तो दे दें, है ना, अदरवाइज हमें मिलता नहीं है। तो ये तो हमने इनवर्स के बारे में समझा। अब देखिए इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस। अभी देखिए फंक्शन क्या होता है। फंक्शन बेसिकली, फंक्शन की डेफिनेशन ये है कि मान लीजिए मेरे पास एक सेट A है और एक दूसरा सेट B है,
है ना। एक बेसिक सा डेफिनेशन, हालांकि ये प्रॉपर डेफिनेशन ना भी हो, बस समझने के हिसाब से। मान लीजिए ए में कुछ एलिमेंट्स हैं, ए बी सी डी एंड ई। सेट बी में कुछ एलिमेंट्स हैं, मान लीजिए एफ जी एच आई जे एंड के। ठीक है ना, ये दो सेट है हमारे पास। या फिर हम बोल सकते हैं कि ये एक बैग है, ये एक बैग है, इसमें कुछ बॉल्स हैं, उसमें कुछ बॉल्स हैं अलग अलग कलर के, है ना। ऐसे अगर हम समझे तो अब इस सेट ए में हमारे पास ये एलिमेंट्स है, सेट बी में हमारे पास ये एलिमेंट्स हैं। आप देखिए, मान लीजिए ये जो ए है ये एफ के साथ लिंक्ड है, ये बी जो है ये जी के साथ लिंक्ड है, सी जो है आई के साथ लिंक्ड है, डी जो है एच के साथ लिंक्ड है। कोई ना कोई कनेक्शन है इनके बीच में, है ना। जैसे ये ए और एफ का कोई कनेक्शन है ना। तो इसको हम बोलते हैं रिलेशन, है ना। मतलब ए जो है वो एफ के साथ रिलेटेड है, बी जो है वो जी के साथ रिलेटेड है, सी जो है आई के साथ रिलेटेड है, डी जो है एच के साथ रिलेटेड है। तो फंक्शन की डेफिनेशन, अच्छा ये तो हो गया रिलेशन। फंक्शन की डेफिनेशन है कि एवरी एलिमेंट, यहाँ पे ये जो एलिमेंट जो किसी के साथ कनेक्टेड हो रहा है, तो ये जो एलिमेंट है इसको हम बोलते हैं प्री इमेज, और जिसके साथ कनेक्ट हो रहा है उसको हम बोलते हैं इमेज। ठीक है ना, इसको हम बोलते हैं इमेज। अच्छा, ये प्री इमेज अभी हम छोड़ देते हैं, है ना। हम बस इतना समझते हैं कि ये कोई भी एक एलिमेंट है वो जिसके साथ कनेक्ट हो रहा है, इस कनेक्शन को हम बोलते हैं मैपिंग। तो जिसके साथ भी मैप हो रहा है वो उसकी इमेज हो गई। अब फंक्शन हम तब बोलेंगे व्हेन एवरी एलिमेंट हैज ए यूनिक इमेज। ये फंक्शन की डेफिनेशन हो गई कि जितने भी एलिमेंट है उनकी इमेज जो है वो यूनिक होनी चाहिए, है ना। मतलब ये एलिमेंट इसके साथ मैप हो रहा है, ये एलिमेंट इसके साथ मैप हो रहा है, ये एलिमेंट इसके साथ, ये एलिमेंट इसके साथ, इस एलिमेंट की तो कोई इमेज है ही नहीं। अब क्योंकि इसकी कोई इमेज नहीं है तो इसको मैं नॉट अ फंक्शन बोलूंगा। ठीक है ना। अगर एक भी एलिमेंट मुझे ऐसा मिल जाता है जो किसी के साथ भी मैप नहीं हो रहा है तो मैं क्या बोलूंगा, नॉट अ फंक्शन। अच्छा, दूसरी बात, मान लीजिए ये ई भी किसी के साथ मैप हो गया, जैसे जे के साथ, अब मैं इसको फंक्शन बोलूंगा। अच्छा, इस फंक्शन में भी देखिए कुछ चीजें हैं। मान लीजिए ये ई जो है जे के साथ भी मैप हुआ, के साथ भी अगर मैप होता है तो मैं इसको नॉट अ फंक्शन बोलूंगा। अब नॉट अ फंक्शन क्यों बोलूंगा, क्योंकि डेफिनेशन है एवरी एलिमेंट हैज ए यूनिक इमेज। अब यहाँ पे हर एलिमेंट की तो यूनिक इमेज है, लेकिन इस एलिमेंट ई की यूनिक इमेज नहीं है, इसके दो इमेजेस हैं, तो इसको मैं नॉट अ फंक्शन बोलूंगा। यहाँ पे ये हो सकता है कि मान लीजिए दो एलिमेंट एक ही के साथ मैप हो रहे हैं, जैसे ये ई भी जो है एच के साथ मैप हो रहा है, ये पॉसिबल है। दो एलिमेंट सेम एलिमेंट के साथ मैप हो सकते हैं, लेकिन एक एलिमेंट के दो इमेजेस नहीं हो सकते। टू एलिमेंट्स कैन हैव द सेम इमेज, two or more elements can have the same image. However, same element cannot have multiple images। ठीक है, ये हम लिख सकते हैं कि फंक्शन के लिए ये कंडीशन बहुत जरूरी है कि टू एलिमेंट्स कैन हैव द वेरी सेम इमेज बट सेम एलिमेंट कैन नॉट हैव मल्टीपल इमेजेस। ये तो हो गया फंक्शन का डेफिनेशन, है ना। मतलब ये हमने देखा कि हर एलिमेंट एक के साथ ही मैप होना चाहिए, भले वो चार एलिमेंट एक के साथ मैप हो रहे हैं, लेकिन एक एलिमेंट की एक ही इमेज होनी चाहिए, ये है। अच्छा, फंक्शन के लिए दो कंडीशन, हर एलिमेंट की एक ही इमेज होनी चाहिए और सेट ए में हर एलिमेंट का कोई ना कोई इमेज होना चाहिए। इसमें कोई एलिमेंट मुझे ऐसा खाली ना मिले। अगर मुझे इसमें कोई एलिमेंट खाली मिल गया तो फिर मैं इसको नॉट अ फंक्शन बोल दूंगा।
ये तो हमने फंक्शन के बारे में समझा। अच्छा, इसके बाद फंक्शंस में टाइप्स ऑफ फंक्शंस होते हैं। हम बहुत डिटेल में नहीं जा रहे हैं अभी फंक्शंस के, जस्ट एक बेसिक कॉन्सेप्ट में बता रहा हूं, है ना, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन को समझने के लिए। अब मान लीजिए मेरे पास एक सेट है ए बी सी एंड डी, दूसरा सेट है ई एफ जी एच आई। फंक्शन में एक फंक्शन होता है जहां पे ए जो है ई के साथ मैप हो रहा है, बी जो है एफ के साथ, सी जो है जी के साथ, और डी भी मान लीजिए जी के साथ। तो ऐसे फंक्शन में देखिए यहाँ पे दो एलिमेंट जो है एक के साथ ही मैप हो रहे हैं, तो ऐसे फंक्शन को हम बोलते हैं मैनी वन फंक्शन। मैनी वन फंक्शन। लेकिन मान लीजिए यहीं पे अगर ये डी जो है इसका भी जो इमेज है वो एच होता। अब हर एलिमेंट का जो इमेज है वो यूनिक है, मतलब ये यूनिक तो है पर एवरी एलिमेंट का जो इमेज है वो किसी दूसरे एलिमेंट का इमेज नहीं है। जैसे सी का जो एलिमेंट इमेज है वो डी का नहीं है, जो बी का है वो ए का नहीं है। हर एलिमेंट का जो इमेज है वो दूसरे का सेम नहीं है। तो ऐसे फंक्शन को हम बोलते हैं वन वन फंक्शन, मतलब हर एलिमेंट का एक ही इमेज है ना, हर एलिमेंट का एक ही इमेज है। इसको हम बोलते हैं वन वन फंक्शन, है ना। फिर दूसरी चीज, अब यहां पे क्या है कि देखिए फंक्शन की डेफिनेशन है कि ये जो सेट ए है इसमें कोई भी एलिमेंट खाली नहीं होना चाहिए, हर एलिमेंट मैप होना चाहिए। लेकिन सेट बी के बारे में कुछ नहीं बोला, मतलब सेट बी में कोई खाली पड़ा है हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। तो इसमें एक फंक्शन ऐसा होता है जिसमें सेट बी भी जो है भरा हुआ है, सेट ए भी भरा हुआ है ना। अब मान लीजिए मैं यहां से डी हटा देता हूं, है ना, सॉरी डी एंड ई, डी भी एच के साथ मैप हो रहा है, ई भी एच के साथ मैप हो रहा है। अब देखिए ये हमने, इसको भी हम फंक्शन बोलेंगे क्योंकि डी का यूनिक इमेज है, ई का भी यूनिक इमेज है, लेकिन ये है मैनी वन फंक्शन। अब मैनी वन फंक्शन हमें नहीं देखना है, हम यहां पे देखते हैं ये वाला पार्ट। इस वाले पार्ट में जितने भी एलिमेंट्स हैं, जितने भी एलिमेंट्स है सबका कोई ना कोई प्री इमेज है, मतलब हर एलिमेंट का कोई ना कोई पीछे कनेक्शन बना रहा है। तो जब ये सिचुएशन होती है कि जो दूसरा सेट है ना, वैसे हम इस सेट को बोलते हैं डोमेन, और ये जो सेकंड सेट होता है उसको हम बोलते हैं कोडोमेन। और जो एलिमेंट्स मैप हो रहे हैं उसके सेट को हम बोलते हैं रेंज, है ना। तो जब कोडोमेन में जो एलिमेंट्स हैं, कोई भी एलिमेंट खाली अगर नहीं बैठा है, सारे एलिमेंट किसी ना किसी के साथ मैप होके आ रहे हैं, तो ऐसे सिचुएशन में फंक्शन को बोला जाता है ऑन टू, है ना। बात समझ में आई, इसमें कोई भी एलिमेंट खाली नहीं होना चाहिए। अब हमने देखा मेनी वन फंक्शन, वन वन फंक्शन और ऑन टू फंक्शन। अच्छा, इन फंक्शंस के कॉम्बिनेशंस भी हो सकते हैं, तो उन कॉम्बिनेशंस में से एक कॉम्बिनेशन होता है वन वन एंड ऑन टू। जैसे ए दिया है, बी दिया है, सी दिया है, डी दिया है, ई दिया है, एफ दिया है। अब ए ई के साथ मैप हो रहा है, बी डी के साथ मैप हो रहा है, सी एफ के साथ मैप हो रहा है। यहाँ पे हर एलिमेंट एक के साथ ही मैप हो रहा है, तो ये वन वन हो गया। ये बात समझ में आई। अच्छा, क्योंकि यहाँ पे जो कोडोमेन वाला पार्ट है इसमें कोई भी एलिमेंट खाली नहीं बैठा है, तो ये ऑन टू भी हो गया। तो इस फंक्शन को मैं बोलूंगा वन वन एंड ऑन टू, है ना, वन वन ऑन टू। इसको एक और नाम से जाना जाता है बाइजेक्शन, है ना, बाइजेक्शन या फिर बाइजेक्टिव फंक्शन। इस फंक्शन को हम बोलेंगे वन वन ऑन टू फंक्शन, है ना, या बाइजेक्टिव फंक्शन, बाइजेक्टिव फंक्शन, है ना। मैंने इतना सारा फंक्शन के बारे में क्यों बताया, क्योंकि इनवर्स किस सिचुएशन में हम निकाल सकते हैं वो बात हमें समझानी थी। अब देखिए, इनवर्स का मतलब है हम उल्टे डायरेक्शन में चल रहे हैं। अब देखिए, इनवर्स जो है, इफ अ फंक्शन, inverse of a function exists if the function is bijection,
या 1 1 ऑन टू। किसी भी फंक्शन का इनवर्स तभी एग्जिस्ट करेगा जब वो फंक्शन क्या होगा, 1 1 भी होगा और ऑन टू भी होगा। उसका रीजन है, फंक्शन की डेफिनेशन है एक एलिमेंट एक के साथ मैप होना चाहिए। अब जैसे मान लीजिए ये ABC है ना, और यहाँ पे है D एंड E। मैं इसको यहाँ से मैप कर देता हूँ, इसको इससे मैप कर देता हूँ, इसको इससे मैप कर देता हूँ। अब मैं अगर इस तरफ से देखता हूँ तो A का यूनिक इमेज, B का यूनिक इमेज, C का भी यूनिक इमेज, तो इस डायरेक्शन में तो ये फंक्शन है। तो A B अगर ये दो सेट हैं तो इस डायरेक्शन में तो फंक्शन है। लेकिन अगर मैं उल्टे डायरेक्शन में आता हूं, D जो है A के साथ मैप हो रहा है, इसको अगर मैं उल्टे डायरेक्शन में लेता हूं, मतलब D और E और यहाँ पे हो गया A B एंड C। अगर मैंने इसको फ्लिप कर दिया तो D A के साथ मैप हो रहा है, B जो है E जो है B के साथ मैप हो रहा है और E जो है वो C के साथ मैप हो रहा है। अब ये नॉट अ फंक्शन हो गया क्योंकि वन मैनी हो गया, एक एलिमेंट एक ही के साथ मैप होना चाहिए। फंक्शन की डेफिनेशन है। अब देखो जब हमने इसको उल्टा किया तो ये फंक्शन नहीं हुआ, है ना। तो इसीलिए अगर मैनी वन हो गया तो उसका जो इनवर्स है वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। ये बात हमने समझी। अच्छा, दूसरी चीज, एक और सिचुएशन हम लेते हैं। मान लीजिए हमें ऐसे दिया हुआ है A B C D E F N G। अब A D के साथ मैप हो रहा है, B E के साथ मैप हो रहा है और C जो है F के साथ मैप हो रहा है ना। ये फंक्शन हो गया। लेकिन अब ये तो फंक्शन है क्लियरली, लेकिन अगर मैं इसको रिवर्स डायरेक्शन में लेता हूं, रिवर्स डायरेक्शन में लेता हूं मतलब उल्टा कर देता हूं, यहाँ पे D E F और G, मतलब मैं इसका जब यहाँ पे मैपिंग देखता हूं, यहाँ पे मेरे पास A B और C है, D A के साथ मैप हो गया, E B के साथ मैप हो गया और F जो है C के साथ मैप हो गया, ये G खाली बच गया। तो अब मैं इस उल्टे डायरेक्शन में जो है इसको नॉट अ फंक्शन बोलूंगा, है ना। उल्टे डायरेक्शन में मैं इसको नॉट अ फंक्शन बोलूंगा। तो इसीलिए इनवर्स मतलब उल्टे डायरेक्शन में अगर देखता हूं, जैसे हमने देखा कि दो नंबर को हमने ऐड किया, सपोज 2 + 3 मुझे 5 मिल गया, है ना। तो मैं बोलता हूँ 5 और 3 में मैं ऐसा क्या करूं कि मुझे वापस 2 मिल जाए। तो मैंने सब्ट्रैक्ट किया, तो प्लस का उल्टा क्या है, माइनस। प्लस का इनवर्स क्या हो गया, माइनस। हम ऐसे समझ सकते हैं। तो इसी तरीके से फंक्शन जो है उसका उल्टा यानी इनवर्स निकालने के लिए बहुत जरूरी है कि वो 1 1 भी हो, ऑन टू भी है। जैसे मान लीजिए A B C I J और K, A I के साथ मैप हो गया, B K के साथ, C J के साथ, है ना। इसको मैं उल्टा करता हूं, I हो गया, ये J हो गया और ये K हो गया। यहाँ पे मैं A लिख लेता हूँ, B लिख लेता हूँ, C लिख लेता हूँ। I जो है A के साथ मैप हो जाएगा, B जो है वो K यानी K B के साथ मैप हो जाएगा और आपका J जो है वो C के साथ मैप हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे भी एक जो है एक के साथ ही मैप हो रहा है, एक एक के साथ ही मैप हो रहा है और यहाँ पे कोई एलिमेंट खाली भी नहीं है ना। तो ये इस फंक्शन का ये इनवर्स हो गया। तो इनवर्स एग्जिस्ट करे उसके लिए बहुत जरूरी है कि फंक्शन जो है वो 1 1 भी हो और ऑन टू भी हो, है ना। ये तो हमने देखा कि इनवर्स कब एग्जिस्ट करता है। अब ट्रिगोनोमेट्री में प्रॉब्लम आ गई। क्या प्रॉब्लम आ गई, मुझे मालूम है साइन 30 डिग्री इज 1/2, है ना। साइन 30 जो है 1/2 है। अच्छा, साइन 180 माइनस थीटा होता है साइन थीटा यानी साइन 30, है ना। साइन 180 माइनस थीटा होता है साइन थीटा यानी साइन 30, जो कि मुझे वापस 1/2 मिल जाएगा, है ना। तो 180 माइनस 30 होता है साइन 150 यानी साइन 150 कितना मिल गया मुझे, 1/2, है ना। साइन 150 भी मुझे 1/2 मिल गया। अच्छा, साइन 360 प्लस 3 थीटा भी जो है साइन थीटा होता है। साइन 360 प्लस 30 हो जाएगा साइन 30 विच इज अगेन 1/2, है ना, यानी 390। तो यहां पे देखने वाली बात है कि साइन के केस में ये 30 डिग्री भी 1/2 के साथ मैप हो रहा है, 150 डिग्री भी, है ना। अगर मैंने फंक्शन का नाम दे दिया साइन, तो 390 भी जो है 1/2 के साथ मैप हो रहा है। फंक्शन तो है क्योंकि फंक्शन की डेफिनेशन है यहाँ पे कोई भी खाली नहीं होना चाहिए। तो सभी एंगल्स का इमेज तो है, एक ही के साथ मैप हो रहा है। ऐसा नहीं कि साइन 30 के दो वैल्यूज हैं, साइन 30 का एक ही वैल्यू है 1/2, ये हमें मालूम है। साइन 50 का भी एक ही वैल्यू है 1/2, साइन 390 का भी एक ही वैल्यू है 1/2। लेकिन जब मैं इसको रिवर्स डायरेक्शन में देखता हूं तो मुझे 1/2 जो है वो 30 के साथ भी मैप हो रहा है, 150 के साथ भी मैप हो रहा है
390 के साथ भी मैप हो रहा है, तो रिवर्स डायरेक्शन में तो ये फंक्शन है ही नहीं। तो इसका ये मतलब है कि जो इनवर्स किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि अभी तो हमने साइन में देखा। कॉस में भी ऐसे ही मल्टीपल वैल्यूज की सेम वैल्यू मिलेंगी, है ना, मल्टीपल एंगल्स की। टैन में भी ऐसे ही होगा, कॉट में भी ऐसे ही होगा। तो ये चीज हमने देखा कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का एज सच इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए। मोreover ये चीज हमें ध्यान रखनी है कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होते हैं, पीरियोडिक फंक्शन होते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर पीरियोडिक फंक्शंस, है ना। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को हम पीरियोडिक फंक्शंस बोलते हैं, है ना। पीरियोडिक फंक्शन माना जो एक पर्टिकुलर पीरियड के बाद रिपीट करते हैं, है ना। जैसे मुझे मालूम है साइन जो है वो 360 के बाद रिपीट करता है। जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो 360 डिग्री के बाद वापस फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाते हैं, तो वो रेशियोज जो है रिपीट होते हैं, है ना। जैसे tan और cot है, ये 180 के बाद रिपीट करते हैं, तो इनको हम पीरियोडिक फंक्शन बोलते हैं। और पीरियोडिक फंक्शन का एज सच इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता है ना। तो अब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का इनवर्स तो एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन अब इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन चैप्टर तो है हमारे पास। तो क्या करते हैं कि जैसे मुझे साइन चाहिए, है ना, साइन 30 साइन 150 हमें अभी सेम मिला था, लेकिन अगर मैं 0 और 90 डिग्री के बीच में अगर कोई भी एंगल निकालता हूं तो उसमें तो साइन मुझे यूनिक ही मिलेगा, वहां पे एक वैल्यू के दो इमेजेस नहीं हो सकते हैं। तो मैं क्या करता हूं कि अगर मैं अपना डोमेन, है ना, जैसे 0 से लेके मैं इंफिनिटी तक, है ना, 0 से लेके या माइनस इंफिनिटी से लेके इंफिनिटी तक कोई भी वैल्यू डाल सकता हूं साइन थीटा में, कोई भी वैल्यू डाल सकता हूं। लेकिन अगर मैं इसका डोमेन जो है उसको रिस्ट्रिक्ट कर दूं कि भाई आप सिर्फ 0 और 90 के बीच में ही कोई एंगल देखो, तो उसका तो इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, है ना। जैसे 0 से 90 के बीच में तो मुझे साइन 1/2 एक ही केस में मिलेगा, एंड दैट इज 30 डिग्री, और कोई भी वैल्यू नहीं है जहां पे साइन 1/2 मिले 0 से 90 के बीच में अगर मैं देखता हूं, है ना। तो मैंने क्या किया कि मैंने एक रिस्ट्रिक्शन डाल दी, मुझे 90 के आगे जाना ही नहीं है, 0 के पीछे जाना ही नहीं है, मान लीजिए सपोज। तो अब इसके बीच में जो साइन है वो एक वैल्यू के लिए एक ही एंगल, एक एंगल के लिए एक ही वैल्यू मिल रही है। सिमिलरली कॉस के लिए, टैन के लिए, एंड सो ऑन। तो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस के इनवर्स एज सच हम बोलेंगे कि पीरियोडिक फंक्शन है तो इनवर्स नहीं हो सकता, लेकिन अगर हम इसके डोमेन को रिस्ट्रिक्ट कर दें तो इसका इनवर्स बन सकता है ना। तो अब देखिए साइन जो है इसको अगर मैं 90 और -90 के बीच में ले लूं तो साइन जो है मुझे क्या मिलेगा, इसके बीच में साइन की यूनिक इमेज मिलेगी, है ना। फिर ऐसे ही हम जैसे 270 और अगेन 270 प्लस 180 जो भी मिलेगा वो उसमें जो है साइन हमें यूनिक मिलेगा। तो ऐसे अगर मैं इसके डोमेन को रिस्ट्रिक्ट कर देता हूं तो क्या मिलेगा, मुझे यूनिक इमेज मिलेगी। अच्छा, ये बात हमने समझी। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे इसमें एंगल्स कैसे लेने हैं। तो डेफिनेशन तो ये है कि मुझे जो स्मॉलेस्ट पॉजिटिव एंगल है, जैसे हमें बोला है कि साइन इनवर्स एक्स, तो डेफिनेशन ये है कि स्मॉलेस्ट एंगल पॉजिटिव या नेगेटिव, सॉरी नॉट पॉजिटिव, पॉजिटिव या नेगेटिव, कोई भी स्मॉलेस्ट एंगल जिसका साइन जो है सम पर्टिकुलर जो भी है होना चाहिए। तो ये तो हो गई डेफिनेशन। इसमें आगे हम समझेंगे प्रिंसिपल ब्रांच। ये तो हमने देखा कि जो साइन है, साइन कॉस टैन, इसके डोमेन्स को हमने कहीं एक जगह पे रिस्ट्रिक्ट कर दिया तो उसका हम इनवर्स बना सकते हैं, है ना। तो वो तो कुछ भी हो सकता है, जैसे साइन जो है π/2 और -π/2, इसके बीच में साइन जो है क्या होगा, मुझे जो है यूनिक इमेज मिलेगी। फिर अगर मैं मान लीजिए 3π/2 से लेके 5π/2, है ना, इसके बीच में रिस्ट्रिक्ट कर देता हूं तो अगेन मुझे जो है यूनिक इमेज मिल जाएगी। तो हमने यहाँ पे क्या किया, प्रिंसिपल ब्रांच मैं बताता हूं। प्रिंसिपल ब्रांच है एक ऐसा ब्रांच जहां पे मुझे साइन निकालना है, हमें इस प्रिंसिपल ब्रांच को ही समझना है। सॉरी, प्रिंसिपल ब्रांच ऐसा ब्रांच, प्रिंसिपल ब्रांच हम क्या बोलेंगे, देखिए
इसमें हमें एक चीज समझनी है, वो है प्रिंसिपल ब्रांच। अब जैसे साइन है, साइन इनवर्स, इसका प्रिंसिपल ब्रांच क्या होगा? इसका प्रिंसिपल ब्रांच हमने डिफाइन किया है -π/2 से लेके π/2। अब देखिए ऐसा क्यों किया? ऑल साइन tan cos, ये हमें मालूम है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। यहां पे ऑल रेशियोज आर पॉजिटिव, यहां पे साइन इज पॉजिटिव, यहां पे tan इज पॉजिटिव और यहां पे cos इज पॉजिटिव। ये चीज हमने समझी हुई है। अब साइन को अगर मैं देखता हूं तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव, लेकिन सेकेंड क्वाड्रेंट में भी पॉजिटिव। तो इसका ये मतलब हुआ कि साइन 30 जो मुझे, जैसे अभी हमने देखा था, साइन 30 की वैल्यू और साइन 150 की वैल्यू सेम मिल रही थी। तो साइन को अगर मैं 0 से लेके 180 लेता हूं तो साइन यहां पे फिर रिपीट होगा, तो इसलिए मैं यहां पे नहीं लूंगा। तो मेरे पास दूसरा ऑप्शन बच गया कि मैं यहां पे जाऊं। अब यहां पे साइन नेगेटिव है ना, अगर मैं साइन की बात करता हूं तो साइन यहां पे नेगेटिव है इतने पोर्शन में। तो साइन का प्रिंसिपल ब्रांच हो जाएगा -90 से लेके 90, है ना। साइन का प्रिंसिपल ब्रांच हो गया -90 से लेके 90। इसका जो डोमेन है वो हो जाएगा -1 से लेके 1, क्योंकि साइन की मैक्सिमम वैल्यू जो है 1 मिल सकती है, साइन की मिनिमम वैल्यू जो है वो -1 मिल सकती है। अच्छा, दूसरा हम देखेंगे कॉस। कॉस का प्रिंसिपल ब्रांच क्या होगा? कॉस इनवर्स। अब कॉस इनवर्स भी जो है -1 से लेके 1 के बीच में कोई भी वैल्यू उठा सकती है। इसका जो प्रिंसिपल ब्रांच है वो है 0 से लेके 180। अच्छा, 0 से लेके 180 हमने क्यों लिया? देखिए, ऑल साइन tan cos, कॉस के केस में अगर मैं मतलब 90 से लेके अगर -90 तक जाता हूं, कॉस यहां भी पॉजिटिव है, यहां भी पॉजिटिव है। इसका यह मतलब है कॉस यहां पे जो वैल्यू मिलेगी यहां पे भी एग्जैक्टली मुझे वही वैल्यू मिलनी है। जैसे मान लीजिए मैं cos 30 निकालता हूं, मुझे मिल गया √3/2। cos -30 निकालता हूं, -30 मुझे मालूम है फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है ना। तो cos -θ होता है cos θ, ये भी मुझे √3/2 ही मिल रहा है ना। दैट मीन्स मैं इस -90 से 90 के बीच में तो कॉस रिपीट हो रहा है, लेकिन मुझे इसको क्या करना है, फिर तो फंक्शन का डेफिनेशन वायलेट हो गया, इसीलिए मैं इसको क्या करूंगा, यहां फोर्थ क्वाड्रेंट में नहीं ले सकता। लेकिन मुझे मालूम है कि सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव है, तो मैं क्या करूंगा, कॉस को 0 और 180 के बीच में, यानी 0 एंड पाई के बीच में देख लूंगा। इसीलिए कॉस का प्रिंसिपल ब्रांच क्या हो गया, 0 एंड पाई। अच्छा, फिर हम देखते हैं tan इनवर्स। अच्छा, अब tan इनवर्स देखो, tan की कहानी। अब tan जो है वो तो एनी रियल नंबर अज्यूम कर सकता है, tan जो है 0 भी हो सकता है, ये बात हमें मालूम है ना। जैसे tan की वैल्यू 0 से लेके इंफिनिटी तक या 0 से लेके -इंफिनिटी तक कुछ भी हो सकती है। इसका जो प्रिंसिपल ब्रांच है वो है -90 से लेके 90, है ना, -90 से लेके 90। तो ये हो गया tan का प्रिंसिपल ब्रांच, है ना। अब tan का प्रिंसिपल ब्रांच जो है वो -90 से 90 हमने क्यों लिया? देखिए, ऑल साइन tan cos। अब tan यहां पे पॉजिटिव है, यहां पे साइन यानी tan नेगेटिव है, tan यहां पे भी नेगेटिव है। अब tan के लिए तो मैं 0 से 180 भी ले सकता था और -90 से 90 भी ले सकता था, मेरे पास दोनों ऑप्शन थे। तो मैंने -90 और 90 क्यों लिया, वाई नॉट 0 एंड 180? तो ये तो शुरू से ऐसा चला आ रहा है। अच्छा, इसका एक लॉजिक हम ये समझ सकते हैं कि tan जो है वो होता है साइन अपॉन कॉस। अब tan जो है वो साइन अपॉन कॉस होता है, तो क्योंकि साइन का प्रिंसिपल ब्रांच -90 है, तो इसलिए tan को भी हमने -90 ले लिया। हम लॉजिकली जो है ऐसा ले सकते हैं। अच्छा, tan के बाद फिर हम नेक्स्ट देखते हैं cot। cot इनवर्स, अगेन इसका डोमेन हो जाएगा सेट ऑफ ऑल रियल नंबर। इसका प्रिंसिपल ब्रांच हो जाएगा 0 से लेके पाई। अब जो cot है इसको हमने 0 से लेके पाई क्यों लिया, है ना। अब देखिए अगेन, ऑल साइन tan
कॉस, कॉट जो है यहाँ पे और यहाँ पे पॉजिटिव होता है, यहाँ पे नेगेटिव होता है, ये बात तो हमें मालूम है। ऑल साइन टैन कॉस 11th में हमने पढ़ा था। तो कॉट यहाँ पे भी नेगेटिव है, कॉट यहाँ पे भी नेगेटिव है, मतलब कॉट को अगर मैं 0 से 180 लेता हूं तो वैल्यू रिपीट नहीं होगी। कॉट को अगर मैं -90 से लेके 90 लेता हूं तो भी वैल्यू रिपीट नहीं होगी। तो मैंने ये क्यों लिया, ये क्यों नहीं लिया, तो हम ऐसे देख सकते हैं कि कॉट जो है वो कॉस अपॉन साइन होता है ना। तो कॉट कॉस अपॉन साइन होता है, तो क्योंकि इसमें कॉस न्यूमरेटर में है तो मैंने कॉस का प्रिंसिपल ब्रांच इसमें फिट कर दिया। हाँ, ये 0 और 180 पे जो है अनडिफाइन होता है तो हमने उसको एक्सक्लूड कर दिया। जैसे tan में भी हमने 90 और -90 जो है इसको एक्सक्लूड कर दिया क्योंकि वहां पे ये अनडिफाइन होता है। इसके बाद हम देखेंगे कोसेक एंड सेक। कोसेक इनवर्स, कोसेक इनवर्स इसका जो डोमेन है वो हो जाएगा -∞ से लेके 1, है ना। कोसेक जो है 1 के, कोसेक जो है कभी भी 1 से छोटा नहीं हो सकता, है ना, या फिर -1 सॉरी, और -1 से छोटा होगा। कोसेक जो है -1 से छोटा होगा या फिर 1 से बड़ा होगा, सॉरी, अच्छा 1 से लेके इनफाइनाइट, ये इसका जो है डोमेन हो गया। अच्छा, इसका प्रिंसिपल ब्रांच क्या होगा। कोसेक में जो है अगेन देखिए साइन आता है, साइन आता है तो मैं क्या करूंगा, इसका जो डोमेन है उसको लिख लूंगा -π/2 से लेके π/2, है ना, ये हमने ले लिया। अब मुझे मालूम है कि कोसेक जो है वो 0 पे अनडिफाइन हो जाता है। हमें मालूम है साइन 0 कितना होता है, 0, तो बनी बात है कोसेक 0 कितना हो जाएगा, अनडिफाइन। तो मैं इसका जो प्रिंसिपल ब्रांच है इसमें जस्ट 0 को जो है एक्सक्लूड कर दूंगा। फिर नेक्स्ट है हमारे पास सेक। अब देखो सेक, सेक थीटा, सेक इनवर्स, अगेन इसका जो डोमेन है वो हो जाएगा -∞ to -1 एंड 1 से लेके इनफाइनाइट, है ना, ये इसका डोमेन हो गया। इसका प्रिंसिपल ब्रांच क्या होगा, हम चाहे तो इसका डोमेन याद भी रख सकते हैं, डोमेन और प्रिंसिपल ब्रांच, है ना। ये बेसिक एक लॉजिक है कि ये जो है जैसे साइन और कॉस जो है ये कभी भी -1 और 1 के बीच में रहेंगे, -1 और 1 के आगे नहीं जा सकते, है ना, मतलब -1 के पीछे नहीं जा सकते, 1 के आगे नहीं जा सकते। और कोसेक और सेक क्या है, इन्हीं के रेसिप्रोकल्स है, इस वजह से ये या तो -1 के पीछे रहेगा या फिर 1 के आगे रहेगा। अब सेक जो है 1/cos होता है, 1/cos होने की वजह से इसका प्रिंसिपल ब्रांच में कॉस वाला ले लूंगा, यानी 0 से लेके 180, 0 से लेके 180 तो ले लिया, लेकिन कॉस कब कब अनडिफाइंड होता है, कॉस कॉस जो 90 है 0 है, तो सेक अनडिफाइंड कब होता है, 90 पे। तो इसका जो प्रिंसिपल ब्रांच है वो मैं ले लूंगा 0 से लेके 180 एक्सेप्ट π/2। ठीक है, ये हमने प्रिंसिपल ब्रांच जो है देख लिया। अच्छा, इसके बाद इसमें फिर मैं आपको प्रिंसिपल वैल्यूज वाले क्वेश्चन बताता हूं, है ना। प्रिंसिपल वैल्यूज वाले क्वेश्चन के लिए हमें ध्यान रखना है ये प्रिंसिपल ब्रांचेस, प्रिंसिपल ब्रांच लॉजिक अगर हमने समझ लिया तो हमें याद रहेगा, नहीं तो हमें फिर ये सारे ब्रांच ना याद रखने पड़ेंगे, ये ब्रांच हमें याद रखना बहुत जरूरी है। अब देखिए इसमें मैं कुछ क्वेश्चंस बताता हूं, जैसे आपको बोला फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ, क्वेश्चन किस टाइप के आएंगे, इसमें बेसिक सा क्वेश्चन आएगा फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ, ठीक है ना। मैं वैल्यूज देते जाता हूं, जैसे आपको बोला है cos इनवर्स √3/2। अब देखिए मुझे यहां पे ध्यान रखना है cos का प्रिंसिपल ब्रांच क्या होता है, 0 से लेके 180। अब मुझे 0 से लेके 180 के बीच में एक ऐसा एंगल ढूंढना है जिसकी वैल्यू √3/2 हो। मुझे मालूम है cos 30 कितना होता है, √3/2। मुझे इसमें टेबल्स अच्छे से याद होने चाहिए, अगर ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल्स याद है तो ये प्रिंसिपल वैल्यू वाले क्वेश्चन हम बहुत इजीली कर सकते हैं। cos 30 मुझे √3/2 दिया हुआ है, 30 को हम π/6 लिखते हैं,
तो इसका मतलब है मैं cos को अगर उधर शिफ्ट करूंगा तो पाई बाय 6 हो जाएगा cos इनवर्स √3/2। देयरफॉर cos इनवर्स √3/2 हो गया पाई बाय 6, है ना। ये भी चीज हमें याद रखनी है। जैसे मान लीजिए मुझे बोला साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स, मुझे सिर्फ इस साइन को शिफ्ट करना है, थीटा को यहीं रखना है। तो जब ये शिफ्टिंग करते हैं तो थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स, ये हमारे लिखने का तरीका है ना। या फिर दूसरा तरीका है कि मान लीजिए साइन थीटा, मतलब सबके लिए है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा के लिए। अगर साइन थीटा मुझे एक्स दिया हुआ है तो मैं थीटा इज इक्वल टू आर्क साइन एक्स ऐसे भी लिख सकता हूं। ये दोनों तरीके हैं मेरे पास। तो हमने देखा कॉस इनवर्स √3/2 कितना मिल गया, पाई बाय 6 मिल गया। अच्छा, और हम आगे वैल्यूज बता देते जाता हूं, उसके प्रिंसिपल वैल्यूज हम निकालेंगे। देखिए अब कैसे। हमें क्वेश्चन दिया हुआ है फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ tan इनवर्स 1। tan इनवर्स 1, अब tan 1 कब होता है, 45 डिग्री। मुझे मालूम है tan पाई बाय 4 होता है 1। इसका मतलब है मैं tan को उधर शिफ्ट करता हूं तो tan इनवर्स 1 मिल जाएगा, है ना। तो tan इनवर्स 1 मुझे कितना मिल गया, पाई बाय 4 मिल गया। ठीक है, अब जैसे मुझे और कोई वैल्यू ले लेते हैं, cot इनवर्स √3। पहले तो मुझे देखना है cot की वैल्यू √3 कब होती है ना। तो 30 डिग्री है ना, cot 30 कितना होता है, √3 होता है ना। tan 30 जो है 1/√3 है, तो cot 30 क्या है, √3। मुझे मालूम है cot 30 यानी पाई बाय 6 होता है √3। तो दैट मीन्स cot √3 क्या होना चाहिए, पाई बाय 6 होना चाहिए, है ना। ये क्वेश्चंस तो सिंपल हो गए। अब आगे देखिए, इसमें जैसे नेगेटिव जब मिलता है, नेगेटिव वैल्यूज अगर मिलती हैं तो लोगों को थोड़ी सी परेशानी होती है। नेगेटिव वैल्यूज में आपको बताता हूं। मान लीजिए आपको बोला है साइन इनवर्स -1/2। आपको बोला फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स -1/2। नेगेटिव जब भी मिलता है, पॉजिटिव मिलता है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, सीधा सीधा टेबल से वैल्यू देखो और लिख दो, है ना। टेबल अगर हमें याद है तो हम टेबल से वैल्यू लिख दें। नेगेटिव वैल्यू में हमें थोड़ा कैलकुलेशन सोचना पड़ता है और कुछ नहीं। अब मुझे मालूम है साइन का जो प्रिंसिपल ब्रांच है वो है -90 से लेके 90। अब साइन इनवर्स -1/2। अब देखिए मैं इस माइनस को इग्नोर अगर करता हूं तो मुझे फाइंड करना है सबसे पहले साइन 1/2 कब होता है, व्हेन इज साइन 1/2। साइन इज 1/2 व्हेन वी हैव 30 डिग्री यानी कि पाई बाय 6। मुझे मालूम है साइन पाई बाय 6 क्या होता है, 1/2, है ना। अब देखिए साइन के केस में हम क्या करेंगे, मुझे मालूम है साइन नेगेटिव थीटा होता है, नेगेटिव साइन थीटा, ये बात मुझे मालूम है। अब क्योंकि यहां पे माइनस साइन है तो मुझे मालूम है साइन -π/6 क्या हो जाएगा, माइनस साइन π/6 यानी कि -1/2। तो मुझे साइन -1/2 कितना मिल गया, -π/6 मिल गया। ठीक है, ये मिल गया। अच्छा, सिमिलरली tan, अच्छा साइन और tan जब भी प्रिंसिपल ब्रांच मेरी -π/2 से π/2 के बीच में है तो मुझे क्या करना है, देखिए मान लीजिए मुझे tan दिया हुआ है, आपको बोला फाइंड tan इनवर्स -1। पहली चीज मैं इस माइनस साइन को हटा देता हूं और देखता हूं tan 1 कब है, वो है 45 डिग्री पे यानी कि π/4 पे, है ना। tan 45 1 होता है, 45 को हम π/4 लिखते हैं। अच्छा, tan 45 1 होता है, मुझे मालूम है, मुझे ये नेगेटिव वाले जो फॉर्मूलेज हैं याद होने चाहिए। मुझे मालूम है tan माइनस थीटा क्या होता है, माइनस tan थीटा, है ना। इसका ये मतलब है tan -π/4 क्या होना चाहिए, -tan π/4 यानी कि -1। दैट मीन्स tan इनवर्स -1 होना चाहिए -π/4, है ना। तो
साइन और टैन के केस में तो चलो इजी काम हो गया कि हम बस माइनस साइन हटा दे, वो एंगल ढूंढे और उस एंगल को जो है सिर्फ माइनस साइन लगा दे, मेरा आंसर आ जाएगा। साइन में भी हमने क्या किया, माइनस साइन लगा दिया, हमारा आंसर आ गया। टैन में भी हमने माइनस साइन लगाया और आंसर आ गया। अच्छा, कॉस में क्या करना है?